Hi everyone, hope you are doing great. Some of you have written to me कि सर मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है और उसकी वजह से डीमोटिवेशन हो रहा है, तो क्या करें. सो विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर इन द कैट मॉक टेस्ट्स. सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. And if you are first time visiting this channel, hit the subscribe button. What will happen once you subscribe, you will get access to our free WhatsApp preparation group. So go to the given link and enter your detail, you will be added to that group. उसमें हम usually reading links and questions and assignments and regular quizzes उसमें होते हैं. So you will get a free access to that group, and in case you want to be a part of our live classes, then the link is given in the description box. तो अब बात कर लेते हैं मॉक की. तो मॉक टेस्ट में यूजुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लेते किसी ने पहला मॉक टेस्ट दिया एंड ही गॉट समवेयर अराउंड लेट्स से 55 परसेंटाइल. दूसरा मॉक दिया लेट्स से उसका आ गया 60 परसेंटाइल. नाउ द फेलो विल बी वेरी हैप्पी कि ही इज़ इम्प्रूविंग, 55 से 60 पहुंच गया. तो वो तीसरा मॉक देता है बड़ी होप्स के साथ और स्कोर आ जाता है 48 परसेंटाइल. तो वो डीमोटिवेट हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, पहले 55 से 60 हुआ, 48 हो गया. देन अगेन ही टेक्स अनदर मॉक और स्कोर आ जाता है लेट्स से 75 परसेंटाइल. तो अगेन उसको लगता है कि थिंग्स आर राइट ऑन द ट्रैक. उसके बाद नेक्स्ट मॉक दिया तो आ गया लेट्स से 51 परसेंटाइल. अब द फेलो इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड. अब उसको समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है ज़िंदगी में. कभी सो द ग्राफ इज़ लाइक दिस फ्लक्चुएटेड. तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आ रहा है, कभी स्कोर बढ़ जाता है कभी घट जाता है. देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी. सो देन दैट स्टूडेंट गेट्स डीमोटिवेटेड और वो सोचता है कि कैट मेरे बस की बात नहीं है, मेरा तो मॉक में ही कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कैट में तो क्या ही होगा. सो दैट इज़ द थिंग. इन सब एप्रीहेंशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद सम कॉमन मिथ्स रिगार्डिंग द कैट मॉक टेस्ट. तो 2-4 मेजर मिथ्स की मैं बात करूँगा सबसे पहले, जो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं एंड वेदर दे आर ट्रू और नॉट, उनकी भी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो मिथ्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी बायस. अवेलेबिलिटी बायस एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब होता है कि आप एक दो पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देख के पूरा कंप्लीट जनरलाइजेशन कर लेते हैं. तो इसके बेसिस पे क्या मिथ्स हैं. फर्स्ट मिथ ये हो सकता है कि आपने कहा कि मेरा तो एक दोस्त था और उसने तो 3 टेस्ट सीरीज़ ले ली थी, उसने फलाने कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी और 2 और की ली हुई थी और वो तो एक हफ्ते में 4 मॉक देता था एंड ही गॉट 95 परसेंटाइल. दैट मीन्स मुझे भी 3 टेस्ट सीरीज़ लेनी है और मुझे भी मॉक के बाद मॉक देते रहना है एंड आई विल ऑल्सो गेट 95 परसेंटाइल और मोर. सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ मिथ. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर ही आएगा. नाउ सेकेंड मिथ रिलेटेड टू दिस इज़, ये मेरा एक दोस्त था, उसने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, 0 मॉक टेस्ट, और उसका स्कोर आ गया 99 परसेंटाइल. हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि मॉक टेस्ट देना इज़ नॉट नेसेसरी. अब हो सकता है कि उसकी कैचिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो इसलिए उसे मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हो, बट दैट डजेंट मीन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल. तो इन अवेलेबिलिटी बायसेस से बचिएगा. एक दो एग्जाम्पल को देख के आप एक जनरल कंक्लूजन मत निकालिए. मॉक टेस्ट ज़रूरी हैं लेकिन सफिशेंट नहीं है. आप ऐसा नहीं है कि आप अगर 50 मॉक दे लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आ जाएगा, या फिर आप अगर आप एक भी मॉक नहीं दोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा. सो इट डिपेंड्स, इट वेरीज विद पर्सन टू पर्सन. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ मिथ दैट इज़ पॉपुलर. दूसरे मिथ की अगर हम बात करें तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉक दे लूँ तो मेरा कैट क्लियर हो जाएगा. सो पीपल सजेस्ट कि अगर आप एटलीस्ट 20 मॉक्स दो तब आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा, या एटलीस्ट आप एक्स नंबर ऑफ मॉक्स दो तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा. देयर इज़ नो पर्टिकुलर रूल रिगार्डिंग दिस, सो फॉरगेट अबाउट इट. ऐसा कुछ नहीं है कि एक नंबर ऑफ मॉक्स देने पे आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा. सो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप. तीसरे मिथ पे चलते हैं अभी. थर्ड मोस्ट पॉपुलर मिथ इज दैट आई शुड टेक द मॉक आफ्टर एवरीथिंग इज फिनिश्ड. जब मैं सारा सिलेबस ख़त्म कर लूँगा तब मैं उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा. So that is another wrong thing that is very popular. So whenever I ask
सम ऑफ माई स्टूडेंट्स की आप लोग मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, तो वो कहते हैं सर अभी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, जब प्रिपरेशन हो जाएगी देन विल स्टार्ट। अब सुनने में काफ़ी लॉजिकल लगता है बट इट्स नॉट लॉजिकल एट ऑल, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कभी भी पूरी नहीं होगी। व्हेन विल यू से दैट माई सिलेबस इज फिनिश्ड? अब आप कब बोलेंगे कि आपको सब कुछ आ गया ज्योमेट्री में या प्रोबेबिलिटी में? सो यू विल नेवर बी श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन। सो वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड उसी के साथ यू हैव टू स्टार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फोर्थ थिंग कि अगर मेरा मॉक में कम स्कोर आया तो मेरा तो कैट में भी कम स्कोर आएगा। डायरेक्ट रिलेशन स्टूडेंट्स उसमें इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ सोचने वाली बात है, कैट के जो टेस्ट टेकर्स हैं दैट आर अराउंड 2 lakhs, और मॉक टेस्ट जो देने वाले हैं वो कोई भी कितना भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो अराउंड 5 to 10,000 के बीच में ही रहता है नंबर ऑन एन एवरेज। किसी किसी मॉक में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी में 5 से भी कम हो सकता है। तो यू कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि परसेंटाइल इज रिलेटिव। परसेंटाइल होता है कि आपने बाकी जनता के कंपैरिजन में कैसा किया है उस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो अगर 2 lakhs को देखें और 5 to 10,000 को देखें तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। तो इसलिए हमेशा ऐसा होगा कि जो आपका मॉक का स्कोर आएगा एक्चुअल कैट में आपका उससे ज़्यादा स्कोर आएगा। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें, सो लेट्स से this is the graph for CAT and this is the graph for mock test। तो CAT देने वाले 2 लाख लोग हैं, मॉक टेस्ट देने वाले 5 से 10 हज़ार लोग हैं। अब इसमें अगर देखें तो आधे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ कैट का फॉर्म भर दिया है। अब उन्होंने कुछ सोचा था कभी एमबीए करने का, टाइम उनको मिलता नहीं है पढ़ाई करने का, तो उन्होंने कैट का फॉर्म भर दिया तो वो दे देते हैं कि चलो 2,000 रुपये तो लग ही गए, लेट्स गो फॉर द एग्ज़ाम, एंड दे के वो आ जाते हैं। सो दिस इज़ गॉन। इनसे तो आपका कंपटीशन नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपकी परसेंटाइल इंप्रूव करने के लिए हैं सिर्फ। उसके बाद देर इज़ अनदर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो बचा है उसमें से, ये वो लोग हैं जो कि कोचिंग ज्वाइन करके बैठ गए हैं और उनको लगता है कोचिंग ज्वाइन करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, यानी आई हैव गिवन माई मनी टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाउ आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अब उनकी जो कोचिंग की बुक्स हैं वो भी एज इट इज़ रखी हुई हैं, आज तक खोल के नहीं देखी, टेस्ट उन्होंने कभी दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर दिया है और कैट का फॉर्म फिल कर दिया है तो वो भी चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। अब जो लास्ट वाला चंक बचा है दैट इज़ द सीरियस एस्पिरेंट्स, जो कि आपको मोस्ट ऑफ देम मॉक में भी मिलेंगे। तो इसीलिए आपका कंपटीशन जब इनके साथ डायरेक्ट होता है मॉक में तो उसमें स्कोर कम आ सकता है, बट जब सारी पॉपुलेशन एक साथ मिलके कैट में आएगी तो ऑब्वियसली योर परसेंटाइल विल इम्प्रूव इन द एक्चुअल कैट। तो अगर मॉक में आपका स्कोर लेट्स से 90 परसेंटाइल आ रहा है तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि आपको 95+ एक्चुअल एग्जाम में आ जाएगा। दिस इज अ थंब रूल है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है बट यूजुअली ऐसा होता है। सो डोंट थिंक कि अगर आपका मॉक में स्कोर कम है तो आपका कैट में भी बहुत ही कम स्कोर आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल वन। अब ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आपका हाई स्कोर आएगा। कुछ लोग यही बताते हैं, कुछ बड़े बड़े जो टीचर्स भी हैं वो भी यही बताते हैं कि ज़्यादा अटेम्प्ट करो ज़्यादा स्कोर आएगा। सो व्हाट आर यू डूइंग इन मॉक्स, यू आर अटेम्प्टिंग वेरी लेस, सो इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स। अब इंक्रीज योर अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। सो यू नीड नॉट टू अटेम्प्ट मोर, यू नीड टू फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी। सो मोर एक्यूरेट attempts will give you high score, not merely more attempts। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन 5 चीज़ों से बच के रहिएगा। आई होप आपके ये वाले डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी कि आपको करना क्या है। तो कोई भी मॉक आप जब देते हैं तो उससे आपको एक चीज़ पता लग जाती है, वेयर डू यू स्टैंड। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी क्योंकि उसमें आपका स्कोर आएगा, उसमें बाकी लोगों का भी स्कोर आएगा। आपको एटलीस्ट इतना तो पता लग ही जाएगा कि 90 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे था, 95 कितने मार्क्स पे था, 100 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे था और आपका क्या स्कोर है। एंड ऑब्वियसली यू मस्ट हैव समथिंग, वेयर डू यू वांट टू गेट। सो वेयर डू यू स्टैंड, दैट इज वन पोजिशन, एंड वेयर डू यू वांट टू रीच। सो दिस इज योर टारगेट। तो मान लेते हैं कि आपका परसेंटाइल आया 65 जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड यू वांट टू रीच टू 95 परसेंटाइल।
So this picture would be very clear after you attempt your mock. अब there is certain gap, you need to fill that gap. और इस गैप को फिल कैसे करेंगे? इस गैप को फिल हम करेंगे बाय डूइंग मॉक एनालिसिस. अब एनालिसिस कैसे करना है? यूजुअली इसका भी एक जनरल मेथड लोग फॉलो करते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे अटेम्प्ट द मॉक एंड दे गो टू द सॉल्यूशंस. उन्होंने मॉक अटेम्प्ट किया, उनके बाद उन्होंने अपना स्कोर चेक किया. स्कोर चेक करने के बाद उन्होंने देखा कि कितना परसेंटाइल आया एंड देन दे फाइनली गो टू द सॉल्यूशन एंड दैट्स इट. दिस माइट बी हेल्पफुल बट नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो आपको एनालिसिस कैसे करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ. देर मे बी अनदर स्ट्रैटेजी, तो आपको अच्छी लगे वो फॉलो कर लीजिएगा, बट दिस इज़ वॉट आई यूज टू फॉलो इन माई प्रिपरेशन. तो मॉक एनालिसिस करते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपने अपना स्कोर देखा, उसके बाद आप चेक करिए कि जिसका 90 परसेंटाइल से 95 के बीच में, 90 वाला स्कोर देखिए कितना है और 95 वाला स्कोर देखिए कितना है, बिकॉज दैट शुड बी द स्कोर यू मस्ट टारगेट. क्योंकि जिसका 90 परसेंटाइल आया होगा उसका मे बी एक्चुअल कैट में 95 96 आ जाएगा, और जिसका 95 आया होगा इट्स प्रॉबेबल कि उसका एक्चुअल कैट में स्कोर 98 99 भी आ सकता है. तो इसलिए ये दो स्कोर आपको देखने ज़रूरी है. अगर आपका टारगेट कम है, इफ़ यू वांट टू स्कोर लेट्स से 85 परसेंटाइल कि आपको टियर 2 कॉलेज में जाना है, देन अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं. सो आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन योर कैपेबिलिटी दैट यू कैन मोल्ड द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर टारगेट्स. मैंने जस्ट एक रैंडम नंबर लिया है यहाँ पे. सो दैट इज़ द थिंग. आपने अपना स्कोर देख लिया, आपने 95 परसेंटाइल वाले देख लिए. नाउ अब एक चीज़ आती है आपके मॉक एनालिसिस में जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हैं, एंड देर आर क्वेश्चंस विच आर अनअटेम्प्टेड. इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने करेक्ट क्वेश्चन तो कर दिया लेकिन आपको क्वेश्चन आता नहीं था, इंकी पिंकी पोंकी करके आपने कुछ भी आंसर लगा दिया. आरसी का पैसेज था, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था और आपने उसमें एक मार्क कर दिया और वो बाई चांस सही हो गया. सो दैट माइट बी वन पॉसिबिलिटी. तो उसमें आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, भले ही आपका स्कोर उससे ज़्यादा आ गया हो, बट यू नीड टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन. दूसरा इनकरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन वॉज ईजी एंड यू वर डूइंग इट राइट बट यू मेड सम मिस्टेक. यू न्यू द मेथड, क्वेश्चन वॉज ईजी, यू आर डूइंग इट करेक्टली, बट लास्ट में जाके किसी स्टेप में आपने कुछ गड़बड़ कर दी एंड उसकी वजह से इनकरेक्ट हो गया. तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है कि ये क्वेश्चन आपको स्कोर ज़्यादा दिला सकते हैं अगर आप ये गलती ना करते तो. उसके बाद तीसरे अनअटेम्प्टेड होते हैं. उसमें आपको देखना है कि क्वेश्चंस कौन से ऐसे हैं जो कि ईजी थे बट यू लेफ्ट दोज क्वेश्चंस. तो ये चीज़ें आपको करनी है. करेक्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने करेक्ट ऐसे ही कर दिए, मुझे आते ही नहीं थे. इनकरेक्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन इजी थे लेकिन मैंने एक छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनको गलत कर दिया. अनअटेम्प्टेड में आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन करे जा सकते थे लेकिन मैंने नहीं किए. नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अटेम्प्ट द मॉक अगेन. अब ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं करते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू नीड टू अटेम्प्ट इट अगेन. इस बार विद द रिवाइज स्ट्रैटेजी कि आपने जो क्वेश्चन करेक्ट किए थे, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट थे और छोटी मिस्टेक थी उस मिस्टेक को सही करिए. जो इजी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे उनको अटेम्प्ट करिए. तब चेक करिए कि आपका स्कोर कितना है. एंड हमेशा ये जो दोबारा अटेम्प्ट आप करोगे वो वाला स्कोर पहले वाले स्कोर से ज़्यादा होगा. तो फर्स्ट यू नीड टू अटेम्प्ट द मॉक वट एवर इज़ योर स्ट्रैटेजी. उसी से उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना. ध्यान रखिएगा, ये सब सॉल्यूशन देखने से पहले करना है. ऐसा नहीं है कि आपने पूरे सॉल्यूशन देख लिए और उसके बाद आपने दोबारा अटेम्प्ट किया और उसके बाद कह रहे सर मेरा तो 100% आ गया. दैट इज़ नॉट व्हाट शुड यू डू. तो सबसे पहले आपको बिना सॉल्यूशन देखे दोबारा अटेम्प्ट करना है विद ए रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको जो आपने गलतियाँ करी हैं उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना है. यानी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे और इजी थे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और जो गलतियां करी थी छोटी छोटी उनको सही कर देना. नाउ यू विल गेट 3 स्कोर. पहला स्कोर वो जो आपके पहले अटेम्प्ट में आया था, मान लेते हैं आपका 70% आया.
या रॉ स्कोर जो भी आया। दूसरा स्कोर वो आएगा जो आपको दोबारा अटेम्प्ट किया जो आपने उसमें आया, लेट्स से इट इज़ 80। और आपका तीसरा स्कोर जो आपका टारगेट स्कोर है, मान लेते हैं दिस इज 95। नाउ ये वाला जो गैप है दैट वाज बिकॉज ऑफ योर स्ट्रैटेजी। आपने गलत स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, इसकी वजह से ये गैप आया था। तो जो स्कोर आपका 80 परसेंटाइल हो सकता था वो आपका 70 रह गया था। सो दिस इज़ अ गैप इन स्ट्रैटेजी। और ये वाला जो गैप क्लियर होगा दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अ गैप इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है। नाउ यू कैन चेक द सॉल्यूशन। अभी तक ध्यान रखिएगा हमने सॉल्यूशन नहीं देखे थे। नाउ यू कैन चेक द सॉल्यूशन। और अब देखिए जो कि करेक्ट आपके क्वेश्चन थे, इज देयर अ बेटर वे टू सॉल्व देम, सर्च फॉर अ बेटर वे। इससे क्या फ़ायदा होगा, हो सकता है आपने किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए, लेकिन उस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका हो जिसमें आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हो। सो यू विल सेव योर टाइम, और जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उससे योर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल रिड्यूस। तो यानी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर एक्यूरेसी पे आपका फोकस है तो आपका स्कोर उसमें इंप्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट मॉक उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे सॉल्यूशन देखने के बाद नेक्स्ट मॉक में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल पिछले मॉक में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और आपको प्रोबेबिलिटी आती नहीं है, तो वहाँ पे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जहाँ पे आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी का इशू था, वहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना था। तो इस टाइप से यू कैन टेक अ कॉल आइदर टू चेंज अ स्ट्रैटेजी और टू बिल्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग अ मॉक। सो दिस इज़ माई वे टू अटेम्प्ट द मॉक। मैं ऐसे ही किया करता था। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको एक ही मॉक 2 बार देना पड़ता है, बट इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल। अब इसमें कुछ लोग इसको नहीं करते क्योंकि उनको बोरिंग लगता है, क्योंकि एक ही चीज़ दो बार करेंगे, बट ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू इमेंसली इफ़ यू डू इट रेगुलरली। इसीलिए आपके नंबर ऑफ मॉक्स भी फिर कम होंगे, क्योंकि उसी हिसाब से जब तक ये पूरा एनालिसिस नहीं होगा तब तक आप अगला मॉक नहीं देंगे। सो अकॉर्डिंगली योर नंबर ऑफ मॉक्स विल रिड्यूस। तो अगर आप अभी हफ्ते में 3 मॉक दे रहे थे तो हो सकता है कि आप वीक में 2 ही मॉक दे पाएँ। एंड इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वीक में 1 ही मॉक दे पाएँ। बट डू एनालाइज इट वेरी वेरी थॉरली। आप एनालिसिस की कोई और स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द वे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो डू लेट मी नो, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन सर्टेन अदर टॉपिक्स तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस पर भी मैं ट्राई करूँगा कि कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूँ। सो आई होप यू लाइक द सेशन। विल अगेन मीट विथ समथिंग न्यू। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।